So hi, welcome to the video and I guess this is a part 2. ठीक है, नहीं भी हो तो ये part 1 वो जैसा भी हो, I'll see the video in the process and अगर सही लगा तो we'll make it part 1, part 2. So leaving that aside, you're thinking to buy this bike particularly Gen 2 KTM Duke 250. तो ये वीडियो देख लेना एंड तक के। मैं ऐसा प्रोफेशनल कुछ नहीं हूँ, ठीक है। मैं बस एक भाई की तरह तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हें ये बाइक लेनी क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए। अगर तुम्हें 250 Gen 3 लेनी चाहिए या Gen 2 लेनी चाहिए, ये मैं तुम्हें एक बार इस वीडियो में क्लियर करूँ, क्योंकि मैंने दोनों चला रखी है और मेरे पास ऑलरेडी 2 है। सो देखते रहो इस वीडियो को। तो पावर फिगर्स की बात करें, दिस बाइक्स प्रोड्यूस अबाउट 29.5 HP एंड Gen 3 नहीं बोलूँगा यार, 3 बोलूँगा। 3 प्रोड्यूसर्स अबाउट 31.5 bhp, तो 2 HP का अंतर आता है। और वो क्यों आता है, उसका रीज़न ये है वेट रिडक्शन, ठीक है। उसमें ड्रास्टिकली 10 किलो के आसपास, 10 से 15 किलो के आसपास वेट रिडक्शन हुआ है। आपका टैंक में हो गया, एलॉयज़ में हो गए, नए इंजन लगे, तो सारी चीज़ों में डिफरेंसेस क्रिएट हुए और उसके कारण आपका HP का पावर इंक्रीज़ हुआ है। बट वॉट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट भाई, मतलब जो इसका क्रिस्प लुक है, लुक एट दिस बाइक, लाइक इसका जो क्रिस्पी लुक है, जो शार्प बैक है, ठीक है, किलर फ्रंट है, मतलब जो भाई इसका लुक है वो तो चलेगा। मतलब वो 2 HP के लिए आप पूरा लुक कुर्बान कर रहे हो अगर आप लेना चाह रहे हैं Gen 3 तो, ठीक है। इसका लुक जो है भाई 790 890 से सिमिलर है। अगर इसका लुक उतना अच्छा नहीं होता तो 890 से भी हटा दिया जाता। तो नाउ दिस लुक इज कमिंग एट द हायर एंड बाइक्स, जो टॉप सेक्शन, टॉप वेरियंट्स है KTM की, उस पर आ रही है। तो अगर आप ये बाइक लेते हो तो आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि ये लुक वैसे देती है। जो आपका 790 है, दिस लुक्स एक्चुअली सेम, मतलब ज़्यादा नहीं है। उसका जो एग्जॉस्ट है वो यहाँ से जाता है ना, यहाँ से ऐसे आता है, और इंजन इज़ अ बिट बिगर। लेकिन बाइक आप सामने से देखेंगे, आप एक नज़र पे देखेंगे, जो नहीं जानते ना उनको लगेगा 390 वगैरह है। तो ये लुक आपको मिलेगा अराउंड अभी मार्केट पे 160 to 192 लाख के आसपास तक का। ये अगर अच्छी कंडीशन में लेते हो तो आपको ये मिलेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट 390 से महंगी पड़ती है 250 सेकेंड हैंड मार्केट पे, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। आप अगर 390 लेने जाओगे तो 390 आपको अराउंड 160 to 170 में मिल जाएगी बहुत अच्छी कंडीशन में, लेकिन 250 आपको नहीं मिलेगी। 250 लिटरली कॉस्ट मोर इन सेकेंड हैंड मार्केट एंड वैल्यू इज़ मोर अबाउट इट। तो पावर फिगर्स में सेम पड़ जाती है, बट इसका जो डिफरेंस जहाँ फील होता है ना, जो मुझे इसका डिफरेंस फील हुआ है, दैट इज़ द वेट। मतलब जब आप हाईवेज पे चलाते हो ना भाई ये बाइक, तो इस पे लगती है कुछ, बाइक अपन चला रहे कुछ वेट है, चलाने में फील आती है। और जो 250 जो 3 है ना, Gen 3, उस पर ना वेट इतना कम है ना कि मज़ा ही नहीं आता है, वो फील ही नहीं आती है कि भाई, मतलब लाइट सा लगता है, हल्का सा लगता है। जैसे आप फैमिली बाइक चलाते हैं ना अपन, ग्लैमर वगैरह, स्प्लेंडर या फिर ये सब, तो वेट उसके हिसाब से, पावर अच्छी है लेकिन पावर टू वेट रेशियो बहुत लाइट है वो। तो आई डोंट फील आई एम राइडिंग समथिंग गुड बाइक, मतलब एकदम अच्छी बाइक चला रहा है ऐसा फील नहीं आता है, ठीक है। तो वो एक सीन लगता है मुझे। इसका वेट ना, मतलब सिटी पे ना अच्छा नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एवरेज है। मतलब मैन्यूवर करने में ना डिफ़िकल्ट है थोड़ा सिटी पे, क्योंकि आपको सिटी पे यहाँ से यहाँ ऐसे मोड़ना है, आगे पीछे करना है ना, तो वो एक दिक्कत होती है। और प्लस टू प्लस इसका सीट हाइट ज़्यादा है। जैसे आई एम 5'5", ठीक है, मैं ईजिली चला लेता हूँ, जब मेरी आदत होगी ना तो ईजिली चला सकता हूँ। तो जैसे आई एम रीचिंग लाइक दिस, दोनों तरफ मेरे पैर इतने आते हैं, दोनों तरफ, ठीक है। तो दिस इज़ गुड फॉर मी, ठीक है, मतलब मेरी आदत हो चुकी है, मैं आराम से इसको मैनूवर कर सकता हूँ, तो मेरे लिए अभी ठीक है ये बाइक। तो अगर आप 5'5" या 5 से लेस हो ना यार, मतलब 5'4" से लेस हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है इसका, 170 kg का वेट है इसका, और आपका 160 आपका Gen 3 का है। तो 10 किलो का रिडक्शन, प्लस उसका सीट हाइट है 820 mm और इसका सीट हाइट है 830 mm। लगता है कि भाई बस 10 mm का ही अंतर है यार, उतना तो तुम मैनेज कर ही लोगे, लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल होता है एक्चुअल बता रहा हूँ मैं। उसका वेट और सीट हाइट आपके लिए अगर शॉर्ट राइडर तो बहुत शानदार है ये Gen 3, और आप नहीं तो भाई Gen 2 बहुत मुश्किल जाएगा आपके लिए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मतलब ये लेने से पहले मैंने 100 बार रिसर्च किया, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में उतना ज़्यादा था नहीं मतलब Duke 250, तो मैंने बहुत रिसर्च की भाई ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे डेली राइड के लिए चाहिए था। तो मैनूवर करने में दिक्कत होगा नहीं होगा, तो शुरुआत के टाइम में तो बहुत मतलब ऐसा लगा कि भाई यहाँ पार करना चाहिए, वहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा। मैं तुम्हें एज अ भाई टू भाई बता रहा हूँ यार, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, नहीं तो एज यू विश।
तो वो एक इशू आपको फेस करना पड़ेगा। वेट इसका है और हाईवे से बहुत शानदार चलता है, ये वेट बहुत काम आएगा आपका, और लेकिन सिटीज़ पे थोड़ा मुश्किल है। बट ऐसा नहीं है कि मैनेज ही नहीं हो पाएगा। आई एम राइडिंग दिस, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी फील होती है। मेरे को चलाने के बाद कंफर्टेबल हो गया तो मेरे को अच्छी लगती है बाइक। तो इसका वेट और पावर रेशियो आप समझ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप चलोगे इसका मीटर कंसोल वगैरह, तो इसमें TFT मीटर दिया गया, Gen 2 है भाई, आपको तो पता है इस पर नाइंसाफ़ी कितनी हुई है। अभी तो 200 पे भी आपका TFT आ गया, इस पर तो बस ये रेट्रो छोटा वाला दे दिया है। सॉरी, TFT बोला था क्या मैंने इसके लिए पहले, तो सॉरी फॉर दैट। तो इस पर तो एक छोटा वाला ही मीटर दिया गया, उतना खास कुछ डिटेल्स है नहीं, बट इट लुक्स फाइन, इट फील्स फाइन। अगर मैं इस पर 390 का लगाने का सोचता हूँ तो ABS फेलियर वगैरह का दिखाता है इशू, तो वो मेरे को नहीं चाहिए, होता नहीं है लेकिन दिखाता है, वो नहीं चाहिए मेरे को। मेरी गाड़ी ठीक चाहिए होती है हमेशा। सो दैट्स अनदर थिंग। और अगर आप इसकी एवरेज वगैरह की बात करोगे, माइलेज क्या है, तो दिस बाइक गिव्स अराउंड, भाई मैं बता रहा हूँ मेरी गाड़ी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। पहले चीज़ है कि प्रॉपर सर्विसिंग होती है, इसमें प्रॉपर DNA का एयर फिल्टर लगा हुआ, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर फॉर गुड एयर फ्लो, NGK का स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इरिडियम, ठीक है। तो सारी चीज़ें एकदम टिप टू टॉप है मेरी गाड़ी की। सर्विसें एकदम टाइम टू टाइम होती है, और मैं चलाता भी एकदम हार्श नहीं हूँ, जैसे एकदम स्पीड से जो चलाने ना रैश वाला, वैसा नहीं चलाता छपरी टाइप का। तो ये जज कर मतलब ये है कि एक डिसेंट अगर आप चलाओगे ना तो यही एवरेज देगी आपकी बाइक। जब मैं सर्च करता था इस बाइक के बारे में तो लोग ऐसे बोल रहे थे कि भाई, कई लोग बोलते 15 की एवरेज देती है, कई लोग बोलते 40 की देती है, 45 तक की देती है। सो जब मैं खुद चला रहा हूँ ना, मतलब टाइम से, तो ये गाड़ी देती है आपकी सिटी में ना 22 से 25 का एवरेज। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एकदम 22 से 25 का ही एवरेज देती है गाड़ी। और आप हाईवेज पे चलाओ ना तो 30 से 32 का एवरेज देती है। मेरी स्पीड रेंज रहती है सिटीज़ में लगभग 30 से 60 के बीच में, और हाईवेज पे 80 से लेके 125 से 130 तक का। 80 से 125 130 मेरे हाईवे की रेंज है। तो उस पर ये 30-32 का हाईवे में और 22-25 का सिटी में देती है। 25 तक का लगभग रहता है इसका, ठीक है। कभी कभार आप एकदम स्लो चलाओ, हाई गियर्स में चलाओ, मतलब एकदम चौथे पाँचवें गियर में चला रहे हो ना सिटी में भी, तो ये फिर आपका 28-28 भी दे देता है, क्योंकि सिटी में ट्रैफिक रहता है भाई थोड़ा, उसके लिए ना ये थोड़ा कम एवरेज देता है। वेट भी इसका ज़्यादा है। तो अगर आप Gen 3 लेते हो तो Gen 3 में क्या है, आपका एवरेज अब लगभग 28 के आसपास देता है सिटी पे, और हाईवेज पे लगभग 35-35, कई लोग तो बोलते 40 भी दे देता है। तो वो एक सीन है कि अगर वो एवरेज चाहिए, लाइट वेट चाहिए, सीट हाइट कम चाहिए, तो यू शुड गो विद Gen 3 ओनली। तो मेंटेनेंस की बात करें ना भाई, तो मेंटेनेंस इस बाइक की बहुत है, ऑनेस्टली बहुत है। मतलब आप अगर मेंटेनेंस पे खर्चा कर सकते हो ना, देन ओनली यू शुड बाय दिस बाइक। मतलब सही में मेंटेनेंस बहुत है इस गाड़ी की। मतलब महीने के मेरे ना लगभग 3-4 हज़ार कहीं ना कहीं घुसते रहते, क्योंकि ना कहीं भी घुसते रहते जैसे। और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करता हूँ अपनी बाइक पे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको देख के लग रहा होगा थोड़ा बहुत, अभी बाकी जब की चीज़ है। जैसे कभी कभार इसका एक्सीलेटर केबल चेंज करा रिसेंटली मैंने उस पर, और इसका क्या बोल रहे हैं आपका, कुछ चीज़ें, मतलब मैंने 2-3 चीज़ चेंज कराई थी। इसका एक्सीलेटर केबल हो गया, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह अच्छे से डीप क्लीन वगैरह कराया था उसको, और कुछ चीज़ें मैं कराते रहता हूँ, तो खर्चे उससे बढ़ते रहते हैं। जैसे ऑयल सील इसका टूट गया था बीच में, तो ऑयल सील मैंने इसका चेंज कराया। तो ऑयल सील 500 रुपये का, लगभग 432 रुपये का ऑयल सील आया था एक तरफ का। उसके बाद उसका ऑयल आया था 400 रुपये के आसपास का, ठीक है। 800 यहाँ हो गया, और फिटिंग चार्जेस वगैरह जो आपका लेबर होता है वो लग गया था 400 रुपये। तो 1200 रुपये लगभग ऑयल सील चेंज कराने का लग गया था इसका। आप सर्विसिंग कराने जाओगे तो मेजर एकदम बेसिक सर्विस आपको 3-3.5 हज़ार तक एकदम मिनिमम चलता है। अगर आप शोरूम से कराते हो तो 3,500-3,800 तक चला था, क्योंकि लेबर चार्जेस अराउंड 700 के आसपास उनका लेबर चार्ज है बेसिक सर्विसिंग का। मतलब इंजन ऑयल चेंज करना है, एयर फिल्टर चेंज करेंगे वो, और आपका चेन क्लीन कर देंगे, ठीक है। और कुछ नट्स वगैरह ढीला हो गया वो सब कर देंगे, और कुछ जो ब्रेक ऑयल वगैरह हल्की फुल्की जो चीज़ें हैं ना, वो उसका 800-900 लेबर चार्ज लेते हैं। आप में इसमें लगता है 1.7 लीटर्स, ये Gen 2 है ना, तो इस पर 1.7 लीटर्स डलते हैं। Gen 3 पे है ना 1.5 लीटर्स इंजन ऑयल डलते हैं। तो इस पर 10-40 का मोटूल इंजन ऑयल डलता है, वो अराउंड 1800 के आसपास आता है। ब्रेक शू और आपका लगभग ये अगर आप बेसिक वाला डलवाते हो तो इट कॉस्ट अराउंड 220 रुपये, ठीक है। अगर आप 390 का सिरामिक डलवाते हो ना तो वो अराउंड कॉस्ट करता है 2700 के आसपास का, ठीक है। तो आपका सर्विसिंग इसकी महंगी है भाई। मतलब अगर आप कुछ हो जाता है ना आपकी बाइक को, तो हर कोई तो खोल नहीं पाता। सबसे मेन चीज़ तो हर कोई खोल नहीं पाते इस बाइक को। तो इसको खोलने के लिए आपको शोरूम में या फिर कोई स्पेशलिस्ट अच्छा बंदा है ना, तो उसी के पास जाना पड़ेगा। अगर आप एरे के पास गए ना, आपकी गाड़ी में 4 प्रॉब्लम और आएंगी, क्योंकि सारा चीज़ आप देखोगे ना तो ये ऐसे पैक्ड है, चीज़ है। तो अगर आपको स्पार्क प्लग चेंज कराने के लिए भाई इनको पूरा टंकी खुलवाना पड़ा, टंकी के नीचे
इंजन के पास में एकदम, इंजन में ही एकदम एकदम डीप में है स्पार्क प्लग, बहुत मुश्किल से खुला था वो, तो स्पार्क प्लग चेंज करने के लिए बहुत मुश्किल हुआ था। तो अगर आप एरे गैरे के पास जाओगे ना भाई, खोल देगा, लगा नहीं पाएगा और 40 चीज़ें और प्रॉब्लम लाएंगे। तो मेंटेनेंस इसका काफ़ी महंगा है, सही महंगा है। ब्रेक ऑयल, ब्रेक शू, इंजन ऑयल, आपका सॉकअप ऑयल, उसके बाद चेन क्लीन, चेन ल्यूब, तो भाई परेशान हो जाओगे तुम। हर 300 किलोमीटर पे चेन बजने लग जाएगा, चेन स्प्रॉकेट वगैरह आपका आएगा, उसका आपका कुछ ना कुछ आपका नए नए चीज़ें खर्चे निकलते हैं भाई इस पे एवे टाइम पे, कुछ ना कुछ। और मॉडिफिकेशंस पे तो आप करते ही रहोगे, ये गाड़ी आपके पास है तो आप मॉडिफिकेशंस करोगे। सो मेरी बाइक के मॉडिफिकेशंस तो देख ही रहोगे कैसा कैसा है। तो थर्ड पार्ट विल बी व्हाट आई हैव डन इन द मॉडिफिकेशन, ठीक है। लेकिन अभी बस मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो इसके लिए ये भी है, तो वो टॉपिक अलग है, ठीक है। तो मेंटेनेंस लगभग आपके महीने के 2000 के आसपास इसमें, और 3000 का आपका पेट्रोल, 5000 आपको रफली आपको इस बाइक के लिए रखना पड़ेगा अगर आप डेली ड्राइव करने वाले इस बाइक को और अच्छे से मेंटेन्ड लुक पे चलाना चाहते हो। तो ये चीज़ है। और अगर कुछ पॉइंट्स पता, मैं ऐसे पॉइंट्स में ना जो दिमाग पे आ रहा है ना, जो एक बंदे को लेने के टाइम चाहिए, वो सब दिमाग पे आते ही बता रहा है। ऐसा कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, इसलिए मैंने बोला भाई टू भाई वाला कन्वर्सेशन है कि मैं, जो मेरा एक भाई खड़ा होगा ना कि भाई ये बाइक लेनी है, तो उसको मैं समझाऊं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो तेरे को ध्यान में रखनी है लेने के टाइम पे। इसका ग्राउंड क्लियरेंस का तो मैंने बता दिया है कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत कम है, मतलब एक जैसे कि एक बित्ता नहीं है, एक बित्ता का ग्राउंड क्लियरेंस भी नहीं है इस पर, ठीक है। तो अगर आप 2 पैसेंजर्स इस पर बैठते हैं ना भाई, तो इसका जो ये बेस है ना, ये टच करता है ज़मीन को, घिस देता है। तो वो चीज़ है ग्राउंड क्लियरेंस कम है एज़ कम्पेयर टू जेन 3। इस पे इंजन पुराना यूज़ हुआ है आपका, जो नया जेन 3 है उस पे LC4 इंजन यूज़ किया, वो काफ़ी रिफाइंड है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, काफ़ी रिफाइंड इंजन है। मतलब जो इस पे वाइब्रेशंस फील होती है ना, वो वाइब्रेशंस उस पर फील भी नहीं होती है। और वेट के कारण वो गाड़ी इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब सिटी पे इधर ऐसे काट कूट के चला सकते हो तुम उसको, इस पर नहीं कर सकते हो। इसका इंजन में थोड़ा अभी भी वाइब्रेशंस है, बट उसका इंजन में एक प्रॉब्लम मुझे लगता है ना, वो थोड़ा सा ना हल्का सा ना डिले है उसके इंजन पे। मतलब आप जैसे एक्सीलेट हल्का ऐसा ऐसा करोगे ना, तो पिकअप ना मिली सेकेंड या फिर 1 सेकेंड के बाद ही आता है, तो वो एक इशू लगता है मेरे को। और जैसे कि इसका है 248.77 सीसी का, तो 249 सीसी के आसपास 249.9 सीसी का इंजन आ गया उस पर। तो थोड़ा परफॉर्मेंस का है, 31 HP की पावर जनरेट करता है, 29.5 HP की पावर जनरेट करता है। लॉन्ग राइड्स करते हो तो भाई ये गाड़ी ना एज़ कम्पेयर टू जेन 3 बहुत शानदार है, क्योंकि इसकी वेट और स्टेबिलिटी जो है ना, सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं यार उसको, वर्ड्स भूल जाता है मैं, सेंटर ऑफ मास अटेंशन ग्रेविटी जो भी बोलते हैं, मतलब जो बैलेंसिंग है ना भाई, वो काफ़ी शानदार है। मतलब आप जब हाईवेज पे चलते हो ना, तो बहुत शानदार चलती है बाइक। पैर रखने का नहीं दिख रहा है, हाँ, शानदार चलती है बाइक। तो वो बात भी एक है कि आपका हाईवेज पे, पिकअप पे, परफॉर्मेंस पे कहीं कट नहीं करेगी ये बाइक। लाइट इसकी भाई, विजिबिलिटी इसकी उतनी अच्छी है नहीं, हाईवे पे एवरेज है, मतलब आप चला सकते हो। लेकिन एकदम आप सोच रहे हो कि हाईवेज पे, छत्तीसगढ़ के हाईवेज पे बेसिकली कि ना रेसिडेंशियल एरिया पे बस लाइट है, बाहर इधर उधर लाइट नहीं है, तो वो ना बहुत काटते हैं, मतलब उस पर ये लाइट काम नहीं करता है। मेरी एक वीडियो है, मैं रायपुर से बिलासपुर ट्रैवल किया रात में 1 बजे के आसपास का, वीडियो देख लेना, उस पर सारा चीज़ बताया कि लाइट कैसा है इसका। तो उसके कारण मैंने लाइट्स वगैरह लगवाई है इस पर, है ना। और ब्रेकिंग भाई KTM की बहुत शानदार है, बहुत शानदार। बेसिक मेरे में ब्रेक पैड लगे 220 रुपीज़ वाली, तो उसके कंपेयर में बहुत शानदार काम करती है बाइक। मतलब बहुत शानदार ब्रेकिंग है इस बाइक की, कहीं भी रोको रुक जाती, खड़ी हो जाती है। ABS बहुत अच्छा है, ड्यूअल ABS है, ठीक है। पीछे आप बंद कर सकते हो सुपर मोटो मोड के थ्रू। इस पर ड्यूक 250 में आती है, 200 पे नहीं आती है मोड, 250 और उससे अबव में ये फीचर है कि आप पीछे का रियर ABS क्लोज कर सकते हो, बंद कर सकते हो, ठीक है। और बाकी भाई बाइक का जो टैंक है, टैंक इज़ अबाउट 13 लीटर्स, और जो अभी नई वाली आई उस पर भी 13 या 14 लीटर्स के आसपास ये सेम टैंक है, ठीक है। तो किलोमीटर एक फुल टैंक पे तो मैंने अभी तक चलाया नहीं, कितना लंबा जाएगा लगभग मैं ना नापता नहीं उतना, मैं बस फुल कराते जाता हूँ, चलाते, क्योंकि इसमें ये बाइक पे ना आप नाप नहीं सकते हो कि फुल टाइम कितना जाएगा, ये कितना देता ही है, ऐसा ही एवरेज ही 22 का इसका, फिर कैलकुलेट कर लो। मैं तो लोवेस्ट 22 मान के चलता हूँ, क्योंकि सिटी में जब क्लच एक्सीलरेटर करते रहोगे ना, तो बहुत हीट होती है, हीटिंग इशू भाई। पहले हाँ ये चीज़ भूल रहा था मैं, जैसे मेरा हीटिंग इशू ना भाई बहुत तेज़ है, मैं बता रहा हूँ, बहुत तेज़ इस बाइक की, बहुत तेज़ हीटिंग इशूज़ है। मतलब गर्मी का दिन आ रहा है ना, तो गर्मी के टाइम पे मैं जैसे यही चप्पल पहन के ना, अगर मैं चाय पीने मतलब अपने घर से मतलब हार्डली 200 मीटर जाता हूँ, तो जूते तो नहीं पहनते उतने में, तो उसके लिए ऐसे निकल गया ना चाय पीने दोपहर वगैरह में, तो भाई साहब जो मतलब ना आप रख नहीं सकते, जबकि ये BS6 है,
BS4 में तो और है, क्योंकि BS4 में आपका उस तरफ से यहाँ से ऐसे साइलेंसर गया है तो पैर पे और पड़ता है, जबकि इसका एग्जॉस्ट नोट है जो नीचे से गया, ये यहाँ से ऐसे गया है, तो भी इसकी हीट इतनी तेज जब चलती है ना गाड़ी, तो जो हीट है ना वो आपके पैर में ऐसे पड़ती है दोनों तरफ। खड़ी रहती है तो दिक्कत नहीं है, जब चलती है तो ऐसे हवा के थ्रू ऐसे पड़ती है, और जो जलता है भाई पैर बहुत तेज जलता है। अब कहीं थोड़ी देर के लिए इसको खड़ा कर दो ना ट्रैफिक वगैरह में, तो इसका जो आपका रेडिएटर है इतना ज़्यादा साउंड करता है ना, जूम जूम जूम, आप मतलब पता चलेगा कि एक जेट फैन चल रही है भाई दिन भर। और गर्मी के टाइम में एनी टाइम में चलते रहते हैं, क्योंकि ठंड के, आप बिलीव नहीं करोगे, ठंड के टाइम में इसका रेडिएटर चलता है। मतलब बिलासपुर जैसे सिटी पे जहाँ ज़्यादा उतना खास ट्रैफिक भी नहीं रहा है एज़ कम्पेयर टू रायपुर और अदर सिटीज़, वहाँ इसका रेडिएटर चलते रहता था ठंड में। आप सोच लो गर्मी में कितना चलता है, तो हीटिंग इश्यूज़ काफ़ी है भाई। अब Gen 3 में थोड़ा सा रिजॉल्व हुआ बोलते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन इसमें तो बहुत है। मतलब 390 और आपका 250 में इससे आपका कोई भी चीज़ें उतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसका, और इंजन और बस आपका मीटर वगैरह और क्या बोलते हैं आपका 27 वाला ब्रेक पैड है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसका Gen 2 में 390 और 250 में डिफरेंस, तो 390 तो और ज़्यादा हीट करती है, इस कारण से मैंने ये 250 ली थी। सो भाई ये सब बातें हैं, मैं अपने दोस्त को कहूँगा कि अगर लेने के टाइम पे कि देख भाई तू अगर ले रहा है ना ये बाइक, तो ध्यान रखना कि वेट ज़्यादा है इसका, हैंडलिंग उस हिसाब से मतलब ठीक है, अगर तेरी आदत हो जाएगी तो कर सकता है, अदरवाइज़ तुझे दिक्कत होगी। ठीक है, पावर रेशियो बहुत अच्छी है इसका, मतलब पिकअप बहुत इंस्टेंट है, हीट बहुत तेज करती है और मेंटेनेंस काफ़ी है भाई इसका। सो मैं अपने भाई को बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ले रहे हो ना तो देख के लेना। Gen 2 में आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी कम मिलेंगी, वेट अच्छा है, आपका मैनूवरिंग अच्छा है, उसमें कहीं भी मोड़ दो, और एवरेज भी ठीक है, पावर भी ठीक है, सीट हाइट भी उसकी छोटी है, तो सारी चीज़ें, बस कॉम्प्रोमाइज़ लुक्स में है भाई तुम्हारा। मतलब आप लुक्स के लिए तो आधी चीज़ देख रहे हो, लुक्स इसमें मतलब कितनी तगड़ी है, 890 790 के लुक दे रहा है, तो लुक्स में आपको कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वेट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लाइट वेट चाहिए तो बेस्ट है वो। अगर आपको थोड़ा ऐसा फील हो ना कि हाँ उठा रहे हो गाड़ी को तो लगे कि हैवी बढ़िया बल्कि, मेरी आदत है ना मैं हैवी चीज़ें ज़्यादा पसंद करता हूँ कि ना बाइक थोड़ी हैवी रहती है या फिर कोई भी चीज़ हैवी है ना, तो ऐसा लगता है क्वालिटी, और उस पर ना वो लैग करना था, तो वो चीज़ है। तो ये बाइक और वो बाइक का डिफरेंस आई होप मैंने थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया होगा थोड़ा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, माय नेम इज़ दिव्यांशु सारवा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आपको पता है अगर आपको सही लगा तो आपको क्या करना है, द नेक्स्ट पार्ट विल बी कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने इस बाइक पे की है, ठीक है, और व्हाट आर द कॉस्ट अबाउट इट। सो अभी ये वीडियो बंद करते हैं यहीं पे। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है मॉडिफिकेशंस के ऊपर तो आ जाना।